नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राज अपने पेपर हैकर चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बढ़ते हैं यूनिट 2 के सेकंड क्वेश्चन की ओर कि सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं, तो यूनिट सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। बीए पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर, बीए पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी बीए पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है, बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, प्रश्न 2 क्या कह रहा है आपका। ठीक है, पर्यावरण पर नगरीकरण के प्रभाव का आकलन कीजिए। पर्यावरण पर क्या करना है, नगरीकरण। पर्यावरण पर जो है नगरीकरण, पर्यावरण को हटा के, वन संपदा को हटा के और नगर बनाए जा रहे हैं, सिटी बनाई जा रही है, इस पर हम लोग का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ उत्तर क्या कह रहा है आपका। उत्तर की ओर ध्यान देंगे हम लोग, सभी लोग कंसंट्रेट होके। नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते सांद्रण एवं औद्योगिकरण के फलस्वरूप नए नगरों के निर्माण एवं पूर्व स्थिति, नए नगरों के निर्माण तो हो ही रहे हैं और पूर्व स्थित नगरों का क्या हो रहा है, पूर्व स्थित नगरों में विस्तार के कारण विकसित एवं विकासशील देशों में जो है पर्यावरण प्रदूषण तथा अवनपन की कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। ठीक है, तालिका इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, इसको रख देंगे इसी तरह। 1950 ईस्वी के बाद से तीव्र गति से क्या हुआ है, नगरीकरण हुआ है। 50 जब देश आजाद हुआ उसके बाद से जो है बहुत तेजी से नगरीकरण हुआ हमारे देश में। 1950 में समस्त विश्व विकसित एवं विकासशील प्रदेशों में संकल्प जनसंख्या के संदर्भ में क्या हो रहा था, संकल्प जनसंख्या, विकासशील प्रदेश सकल जनसंख्या के संदर्भ में नगरीय जनसंख्या का क्या प्रतिशत क्रमशः 29%, 52% तथा 16.7% था। ठीक, 1950 से जो है 1980 के बीच नगरीकरण की दर इतनी तेज हो गई कि मात्र 30 वर्षों की अवधि में क्या हुआ, विश्व की सकल जनसंख्या के संदर्भ में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है 290% से बढ़कर 41.3% हो गया। कितना हुआ, 290% से बढ़कर 41.3% हो गया। ठीक, इस तरह विकसित प्रदेशों एवं विकासशील प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या का जो है, विकसित प्रदेशों एवं विकासशील प्रदेशों में जो है नगरीय जनसंख्या का क्या हुआ, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बढ़कर क्रमशः 70.2% से 30.5% हो गया। ठीक है, यह अनुमान किया गया था कि 20वीं शताब्दी के अंत तक विश्व विकसित एवं विकासशील प्रदेशों की सकल जनसंख्या के संदर्भ में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बढ़कर क्रमशः 51.3%, 78.8%। ठीक है, 51.3% और 78.8% जो है तथा 43.5% हो जाएगा। विकासशील देश आंकड़ा इतना दिया हुआ है, काउंट कर लेंगे आप लोग, देख लेंगे। भारत की 1981 की जनगणना के आधार पर, 1981 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर जो है नगरीय जनसंख्या का क्या हुआ, समस्त जनसंख्या का 22.45% थी। नगरीय जनसंख्या का क्या हुआ, समस्त जनसंख्या का वह कितनी थी, 22.45% थी दोस्तों। ठीक है, भारत में नगरीय जनसंख्या का जो है घनत्व 3000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नगरीय जनसंख्या का घनत्व कितना है दोस्तों, 3000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या का क्या है, ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व 160 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व जो है 160 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह अनुमान किया गया था कि भारत की नगरीय जनसंख्या 20वीं शताब्दी के
भारत की जो नगरीय जनसंख्या है उसमें 20वीं शताब्दी के जो है क्या हुआ, 20वीं शताब्दी के अंत तक, 20वीं शताब्दी के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका की सकल जनसंख्या के बराबर हो जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका की सकल जनसंख्या के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक, वास्तव में पहले भी मैं बता चुका हूं, पिछले क्वेश्चन में ये रिपीट करा जा चुके हैं आपके क्वेश्चन। वास्तव में नगरीकरण का विस्तार एवं वृद्धि का तात्पर्य होता है कि नगरों में मानव जनसंख्या के सांद्रण में अत्यधिक वृद्धि तथा इस नगरीय जनसंख्या में प्रस्फोट के कारण जो है भवनों, सड़कों और गलियों, ठीक है, मल जल के नालों में, ठीक है, बरसाती नालों में, पक्की सतह में, स्वचालित वाहनों में, ठीक है, इन सब में ध्यान देंगे आप लोग, इन सब में जो है क्या हुआ, इन सब में जो है कारखानों की संख्या, नगरीय अपशिष्ट पदार्थों, एरोसोल, धूम्र, धूल, राख, कचरा, मल जल, दूषित जल, हानिकारक गैसों में जो है भारी वृद्धि होती है। भारी वृद्धि इस कारण होती है जिस कारण जो है अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस कारण क्या होता है, अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। दिल्ली के पास यमुना नदी में अब एक मल जल वाह सीवेज जो है बनकर रह गई है। दिल्ली का यमुना नदी जो है एक मल जल सीवेज बनकर ही रह गया है दोस्तों, यही समझेंगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि दिल्ली शहर के 17 खुले बड़े नालों से क्या हुआ है, 17 खुले बड़े नालों से जो है प्रतिदिन 323 मिलियन गैलन मलजल यमुना नदी में पहुंचता है। 323 मिलियन यमुना नदी में जो है मलजल पहुंचता है दिल्ली में इन नदियों के थ्रू, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है, कानपुर के पास गंगा नदी में जो है नगरीय एवं औद्योगिक स्रोतों से निकले प्रदूषकों के कारण इतनी अधिक प्रदूषण हो गई है कि अब वहां पर भी क्या हुआ है, इसका जल पीने लायक अनुपयुक्त हो गया है। इसका जल पीने लायक बिल्कुल भी वहां भी नहीं रह गया है, ठीक। अब संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि विश्व की तथा भारत की प्राय सभी बड़ी नदियों के किनारों पर बसे नगरों द्वारा नदियों का जल खतरे के स्तर के अधिक प्रदूषित हो गया है। खतरे के स्तर पर क्या हुआ है, बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है दोस्तों। क्या हुआ है, पॉल्यूटेड हो गया है, पॉल्यूटेड हो गया है, समझ रहे हैं ना, ठीक, पॉल्यूटेड हो गया है। और देखिए क्या कह रहा है, नगरीकरण में वृद्धि के कारण धरातली सतह के जल क्या हुए हैं, नगरीकरण में जितनी तेजी से वृद्धि हुई है उसमें जो है धरातली जो सतह हुए हैं वह एवं भूमिगत जल का बजट भी प्रभावित हुआ है। भूमिगत जल का बजट भी उससे क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है दोस्तों। नगरीय क्षेत्रों में विस्तार के कारण क्या हुआ उनके की सरिताओं में बाढ़ की आवृत्ति तथा विस्तार जो है में वृद्धि होती जा रही है। क्योंकि पक्की सतह में वृद्धि होने से, पक्की सतह में जो वृद्धि हो रही है उससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, पक्की सतह में वृद्धि होने से वर्षा का जल जो है भूमि में गिरिसाव तथा अंत संचरण न होने के कारण जितने नगर में जो है वृद्धि होते जा रही है, पक्की ईंटें, सड़कें, इमारत बनते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि जो भी पानी हो रहा है वो रिसाव करके भूमि में नहीं जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, जल का भूमि में रिसाव नहीं हो रहा है, अंतः संचरण भी नहीं होने के कारण जो है क्या हो रहा है, धरातली वाही जल जो है सरफेस रन ऑफ में वृद्धि होती जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अधिकांश जल बहकर जो है शीघ्र ही पास की सरिताओं में पहुंच जाती है। जितने भी जल है वह भूमि में रिसाव नहीं हो पाते हैं और अंतः संचरण न होने की वजह से तुरंत ही नदी नालों और तालाबों में बहकर वो चले जाते हैं। नगरों के केंद्र में उष्मा द्वीप हीट आइलैंड का तथा नगरों के ऊपर प्रदूषण गुंबद पॉल्यूशन डैम के निर्माण की वजह से स्थानीय एवं क्षेत्रीय विकिरण और उष्मा संतुलन में क्या हुआ है, वृद्धि हो रही है और परिवर्तन भी हो रहा है,
ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से। ठीक है, चलिए देखिए, नगरों की बढ़ती आबादी को पेयजल सुलभ कराने के लिए, नगरों की जितनी आबादी बढ़ी है उनको पेयजल सुलभ कराने के लिए क्या हुआ, भूमि का जल का अधिकाधिक विदोहन किया जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है दोस्तों, स्वरूप धरातली सतह नीचे बड़ी बड़ी कोटरे कैविटीज बन जाती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कोटरी बन जाती है कैविटी, जिस कारण कभी कभी धरातली सतह में धंसाव भी उत्पन्न हो जाती है। धरातली सतह में क्या होता है, धंसाव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रुकलिन शहर इसका ज्वलन उदाहरण है। ठीक है, ब्रुकलिन शहर में भी यह पाया गया। शहर की आबादी को पेयजल देने के लिए भूमिगत जल का 75%, भूमिगत जल का 75% मिलियन गैलन जो है प्रतिदिन की दर से विदोहन होने से सतह के नीचे 5 मील चौड़े कोटर समुद्र तल से 35 फीट नीचे का निर्माण हो गया है। परिणाम स्वरूप नगर के अधिकारियों को सभी दूषित कुओं को तत्काल बंद कर देना पड़ा। दूषित कुएं जितने भी हैं उनको तत्काल से बंद कर देना पड़ा। ठीक है, और देखिए क्या कह रहा है, नगरों में जो है, नगरों में प्रतिदिन त्याजित ठोस अपशिष्ट पदार्थ यथा कूड़ा कचरा से भी कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इससे बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होते जा रही है, समझ रहे ना, नगरों के प्रभाव पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि विकसित देशों में महानगरों में नगरीय अपशिष्ट पदार्थों के संचयन, भंडारण, परिवहन, शोध तथा समुचित विस्तार के प्रति अधिकांश ध्यान दिया जा रहा है। परंतु विकासशील देशों के जो है, विकासशील देशों के क्या हुआ है, नगरों में अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समस्या नहीं हो पाया है। ठीक है, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के साथ नगरीय अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NRRI की एक रिपोर्ट के अनुसार कलकत्ता और बंबई में क्या हुआ है, कलकत्ता और बंबई में जो है में प्रति व्यक्ति, कलकत्ता और मुंबई में प्रति व्यक्ति नगरीय अपशिष्ट पदार्थ अर्थात कचरे का उत्पादन 0.5 किलोग्राम है, जबकि देश के अन्य नगरों में यह मात्र 0.15 से 0.35 किलोग्राम प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन है। ठीक, नगरों के विभिन्न स्थानों पर शहरी कचरा कई दिनों तक सड़ता रहता है। शहरी कचरा जो है कई दिनों तक क्या करता रहता है, सड़ता रहता है, जिससे दुर्गंध निकलती रहती है। इन कचरों के ढेरों से जहरीली गैस भी निकलती है, जिनसे वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, जिनसे क्या होता है, जिनसे जो है वायु प्रदूषण भी होता जा रहा है। यदि नगरीय केंद्रों में तथा उसके समीपी बाहरी भागों में जो है औद्योगिक विकास भी हो जाता है तो अधिक भयावह पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक, कारखानों की चिमनियों, मानव ज्वालामुखी तथा स्वचालित वाहनों से भारी मात्रा में विस्तृत गैसें, धूल एवं एरोसॉल का नगरों के ऊपर सांद्रण होता है, जिस कारण क्या होता है, जिस कारण प्रदूषण जो है, प्रदूषण गुंबद पॉल्यूशन डैम्स का निर्माण होता है तथा वायु के बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है। ठीक है, दिल्ली शहर के प्रदूषण का 60% भाग शहर में चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा होता है। शहर में चलने वाले क्या, स्वचालित वाहनों द्वारा होता है 60% भाग का निर्माण। सन 1979 के आंकड़ों के अनुसार इन वाहनों से प्रतिदिन निम्न प्रदूषणों का जनन होता है। प्रतिदिन क्या होता है, निम्न प्रदूषणों का भी जनन होता है दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं ना। 250 टन कार्बन मोनोऑक्साइड जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, शरीर में सांस की समस्या पैदा हो जाती है। मोनोऑक्साइड से शरीर में सांस की समस्या पैदा हो जाती है। 250 टन कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें सांस की समस्या पैदा हो जाती है। और 400 टन, यहां देखिए क्या कह रहा है, 400 टन हाइड्रोकार्बन, 6 टन सल्फर डाइऑक्साइड, भारी मात्रा में निलंबित कण SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और 600 किलोग्राम कांच आदि का भी निर्माण हुआ है दोस्तों। समझ रहे हैं ना। अब देखिए 600 किलोग्राम कांच आदि का निर्माण हुआ है।
कोलकाता एवं मुंबई महानगर क्षेत्रों में भी वायु प्रदूषण का क्या हुआ है, स्तर काफी ऊंचा हो चुका है। एक अनुमान के अनुसार 1981 से लगभग 1305 टन हानिकारक तत्वों का कोलकाता शहर के वायुमंडल में प्रति वर्ष विमोचन होता है। इन प्रदूषणों से क्या होता है, 900 टन जो है का योगदान कोलकाता की औद्योगिक पेटी से होता है तथा शेष 405 टन हावड़ा औद्योगिक पेटी से होता है। ठीक है, 405 टन हावड़ा औद्योगिक पेटी से जनित होता है यह। ठीक है, तो इस तरह आपके प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो जाते हैं और प्रश्न नंबर 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, रिवीजन लगातार करते रहना है एग्जाम के व्यू से, एग्जाम के पैटर्न से। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक शेयर और ऑल सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देंगे दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।